और नगर निकाय क्या है? नगर निकाय मधुबनी के लोगों की संस्था है। तो नगर निकाय से मधुबनी के लोग गायब हैं और कुछ इंटरेस्ट ग्रुप है जो नगर निकाय चलाता है। तो मेरा पहला काम होगा कि लॉबी माफिया मुक्त नगर निगम बनाना। नगर निगम मधुबनी को नहीं चलाएगी, मधुबनी के लोग नगर निगम को चलाना शुरू करेंगे। 34 बीघा जमीन मधुबनी नगर निगम का कब्जा हो गया है। ये तो लंबे समय से आरटीआई का रिपोर्ट है मेरे पास। 34 बीघा जमीन मधुबनी नगर निगम का कब्जा है। और जमीन के धंधे में जो हैं वो शौचालय से पैसा क्यों वसूलेंगे? उनको तो 2 बीघा जमीन बेचना है 5 साल में। उनको तो नगर निगम सरकारी सिर्फ 2 बीघा जमीन बेचना है। मैंने क्या बोला? मधुबनी नगर निगम की जिम्मेदारी है मधुबनी के संपत्ति की देखरेख और उसकी रक्षा करना। और जो संपत्ति बेचने के धंधे में है वो मधुबनी नगर निकाय पर कब्जा करना चाहते हैं। नमस्कार, डे न्यूज़ में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं अखलाक सिद्दीकी। और आज हमारे साथ मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी हैं रणधीर झा। रणधीर झा से मधुबनी के विकास को लेकर के मधुबनी में किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ रहे हैं और कैसे मधुबनी विकसित मधुबनी होगा उसको लेकर के हम इनसे बात करेंगे। क्योंकि बातचीत का सिलसिला लगातार चलेगा, सवालों का सिलसिला भी होगा और एक सुंदर और स्वच्छ मधुबनी बनाने को लेकर उम्मीदवारों की क्या है राय और जनता क्या चाहती है वो भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखाएंगे। आइए हम बात करते हैं मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी रणधीर झा। सबसे पहले डे न्यूज़ में आपका स्वागत है रणधीर भाई। सिद्दीकी साहब, डे न्यूज़ देखने वाले आपके जितने भी दर्शक हैं और हमारे मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के जितने भी निवासी हैं, आप सबको मेरा प्रणाम। हम एक परिचय चाहेंगे आपका। देखिए, मैं लहरियागंज निवासी हूँ। वार्ड नंबर 8 में मेरा घर है। वॉटसन हाई स्कूल का छात्र रहा हूँ और दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक हूँ। मैनेजमेंट ग्रेजुएट हूँ। लगभग 16 सालों तक देश के विभिन्न बड़े कंपनियों के लिए काम करने का मौका मिला। बड़े बड़े ब्रांड्स, फिलिप्स, माइक्रोसॉफ्ट, क्या कहते हैं, ब्रिटानिया, मदर डेयरी, अच्छे ब्रांड्स के साथ काम किया। 2014 के बाद से मैं एक बार पुनः अपने गृह क्षेत्र में हूँ, अपने गृह ज़िले में हूँ, एक अच्छी ज़िंदगी को छोड़ के, और शिक्षा, एजुकेशन, तालीम के काम में हूँ। और मौलाना मज़हरुल हक विश्वविद्यालय है बिहार सरकार का, उसके केंद्र को मैं पिछले 7-8 साल से चला रहा हूँ। तो वैसे तो मधुबनी बिहार की जैसे शिक्षा है तो उसमें डिग्री का बिज़नेस होता है। तो यहाँ पे हमने प्रयास किया है मधुबनी में कि एक वोकेशनल इंस्टीट्यूट, एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट के हिसाब से लोगों को पैसे का बर्डन ना हो, कम से कम पैसे में एटलीस्ट एम्प्लॉयबल हो जाएं, नौकरी के लायक हो जाएं। तो पिछले 6-7 सालों में एजुकेशन में जो मैं कर सकता हूँ, मोर देन 500 स्टूडेंट्स, 500 से अधिक छात्रों को डिग्री कोर्स करवा के, डिप्लोमा कोर्स करा के अलग अलग जगहों पर नौकरी दिलवाने में मदद की है। और सामाजिक मुद्दों पर मैं प्रखरता से, ऐसे मुद्दे जिसपे कि हमारे जनप्रतिनिधि चुप्पी साध जाते हैं, बलात्कार जैसे मुद्दे पर, गंदगी जैसे मुद्दे पर, मैंने बिना किसी डर के निर्भीकता से पिछले 7-8 सालों से विचार रखा है। आप सब जानते हैं मुझे, सोशल मीडिया के थ्रू या मीडिया में भी बहुत स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर भी मैं थोड़ा सा बिजी रहा हूँ और अपने गृह क्षेत्र में जो कर सकता हूँ वो करने का प्रयास कर रहा हूँ अपने स्तर से। चूँकि ये तो आपकी जर्नी थी, तमाम मल्टीनेशनल कंपनी से गुजरते हुए आप अपने शहर की ओर आए, मूव किए लास्ट में, और एक सुसज्जित शहर बनाने की ओर आपकी मंशा है कि मधुबनी नगर निगम चुनाव लड़ने का कहाँ से आपको प्लान आया? चूँकि यहाँ के जो ताने बाने हैं, शायद अगर आप चुनावी मैदान में हैं तो इन तमाम ताने बाने से आप रूबरू होंगे। किस हिसाब से यहाँ लोग विकास चाहते हैं, किस हिसाब के लोग हैं, चूँकि ये बुद्धिजीवियों का भी शहर कहा जाता है, खास करके मिथिलांचल की हृदय स्थली इसको कही जाती है। बिल्कुल। इसको लेकर के और इसके डेवलपमेंट, जिस हिसाब से ये तमाम बड़े नेता यहाँ से पैदा हुए, चाहे वो भोगेंद्र बाबू हो या तमाम, हम नाम किसी का आप नहीं गिनाना चाहेंगे, माफ़ कीजिएगा, चूँकि दिवंगत है, उनकी नाम आ गई। ठीक है। तमाम 5 बार सांसद रहे, तमाम बड़े लोग यहाँ से बने,
देश के उच्च पदों तक गए, लेकिन मधुबनी शायद वो मधु और बनी नहीं बन सका। देखिए, मधुबनी को जिला बने हुए लगभग 50 साल हो गए, जिला मुख्यालय बने हुए। पूरे भारतवर्ष में कुछ 500 प्लस 506 या 510 जिले हैं और उन सभी जिला मुख्यालयों को अगर आप तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो 50 वर्ष होने के बावजूद जिला मुख्यालय को जिस स्तर का होना चाहिए उस स्तर का मधुबनी नहीं है। हम सब मानेंगे, आप पत्रकार हैं, फिर आपका भी गृहनगर है ये। एक शहर में जो मौलिक सुविधाएं होनी चाहिए, जिस प्रकार के डिसिप्लिन होना चाहिए, नियमावली होनी चाहिए, ग्रीनरी होना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए, जन सुविधाओं का, पानी, जल निकासी, तो हम देखेंगे मधुबनी हर मामले में पिछड़ा हुआ है। अच्छा, इस कालखंड को हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं, एक 90 से पहले का और एक 90 के बाद का। तो 90 के बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म किया अपने देश में, मल्टीनेशनल कंपनियां आईं, शहरीकरण का दौर शुरू हुआ और 90 के बाद से आप देखेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में इवन जो गरीब प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश को गरीब कहा जाता है, उड़ीसा को बहुत गरीब कहा जाता था, छत्तीसगढ़ को गरीब कहा जाता था, हम लोग को भी गरीब, बिहार तो है ही, इसमें हम लोग कहा क्या जाएगा, हम अभी भी हैं ही बहुत ज़्यादा। तो गरीब प्रदेशों के जो छोटे छोटे शहर थे वो भी विकसित हो गए। अब मैं छोटा शहर नहीं कहूँगा, इंदौर तो हमेशा से बड़ा शहर था, लेकिन देख लीजिए इंदौर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, मिनी मुंबई कहते हैं उसको। छत्तीसगढ़ तो हाल में राज्य बना, आप देखेंगे उसमें रायपुर ही नहीं, रायपुर बिलासपुर वैसे थोड़ा मिनरल्स भी है उधर। उड़ीसा देख लीजिए, सबसे गरीब क्षेत्र था, वहाँ लगभग 50 छोटे छोटे शहर इतने अच्छे से डेवलप हुए हैं। अर्बनाइजेशन में बिहार सबसे पीछे है, शहरीकरण में, और शहरीकरण में बिहार सबसे पीछे है, उसमें भी उत्तरी बिहार की दुर्दशा कुछ ज़्यादा ही है। मधुबनी के पास एक बहुत बड़ी सामग्री है, बहुत बड़ा चीज़ है ईश्वर का दिया हुआ। 2 कहिए, एक तो पानी है, प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा हमारा मधुबनी कला है, मधुबनी पेंटिंग जिसको कहते हैं, बहुत लोग इसको मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं। इसमें मधुबनी शहर में आपको हमेशा 50-100 विदेशी सैलानी मिल जाएंगे, कनाडा वाले मिल जाएंगे, अमेरिका वाले मिल जाएंगे। यानी कि इतनी गंदगी और इतनी ख़राब व्यवस्था में भी लोग देश के विदेशों से भी मोटिवेटेड होके आना चाहते हैं, जानना चाहते हैं मिथिला क्या है, मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग क्या है। और हमारे जो यहाँ के स्थानीय रहनुमा हैं, जिनको कि मधुबनी के लोगों ने 50 साल से लगातार मौके दिए हैं, चाहे नगर निकाय में मौके हों, चाहे विधायकी में मौके हों, चाहे सांसद के मौके हों, इन लोगों को वैसे तो मधुबनी करते हैं, आंदोलन, नेता, सामाजिक तरह तरह की बातें राजनीतिक होती हैं, लेकिन एक जो शहर और अपने सिर्फ मधुबनी टाउन ही नहीं और 5 अनुमंडल भी है, तो शहरीकरण की तरफ बढ़ना, जरा स्ट्रक्चर टाउन बनाना, तो वो सब ध्यान नहीं रहा है, दुर्दशा रही है। आप देखिए हमारे शहर के PWD रोड्स की क्या हालत है, सिर्फ नगर निकाय को ही क्या कहेंगे। तो समग्रता से जो शहर का विकास होना चाहिए था, तो मुझे लगता है कि हमने जो लोगों को चुने हैं उनमें दूरदृष्टि और विजन की कमी रही है। तात्कालिक लोगों को भावनात्मक दोहन करके वोट लेके जीत लो, प्रलोभन दे के जीत लो, कैसे भी करके घुस जाओ, साम दाम दंड भेद लगा के, और उसके बाद अपने हाल पे छोड़ दो। तो अंतिम बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारे गरीब मधुबनी ने सैकड़ों गरीब राजनीतिज्ञों को करोड़पति बना दिया, अर्थ से फर्श तक ले गए। और मधुबनी बेचारी और मधुबनी की गरीब जनता, आम जनता अभी भी वही है जहाँ से आज से 30, 40, 50 साल पहले थी। तो ये दुर्भाग्य है अपने शहर का। ये बेचारी मधुबनी की बात हो रही है, चूँकि बहुत हद तक सही भी है कि बेचारी शहर में बेचारों की भी भरमार है, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। अभी नगर निगम का चुनाव है, आप भी मेयर के उम्मीदवार हैं, किन किन मुद्दों पर आप लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या विज़न है आपके पास, वो हम जानना चाहेंगे। देखिए, नगर निकाय एक संवैधानिक संस्था है, बिल्कुल, और संवैधानिक संस्था के हर संवैधानिक संस्था की अपनी अपनी जिम्मेदारी तय होती है। राज्य क्या करेगा, केंद्र क्या करेगा, नगर निकाय क्या करेगा। तो नगर निकाय के जिम्मे जो काम है वही काम हो सकता है, सड़क, गली, नाले, हरियाली, प्रदूषण का ध्यान रखना, मिला जुला के जो सिटी मैनेजमेंट है, ये काम है नगर निकाय का। इसमें राज्य सरकार इंटरफेयर करती नहीं है, बिल्कुल नहीं करती। अभी तक हम लोग नगर परिषद थे, टूरिज्म सिटी के तौर पर हम लोगों को नगर निगम का दर्जा मिला है, आबादी से हम क्वालिफाई नहीं करते हैं उसके बावजूद।
तो हम देखते हैं कि जो पॉलिटिक्स था यहाँ का, पहले वार्ड कमिश्नर जीतते थे, उन्हीं को लोग चुनती थी और वो खेला करते थे। हर एक साल में ले आए एक बार अविश्वास प्रस्ताव, और जो भी था सिस्टम था। तो जो टीम रहती थी, जो बोर्ड रहता था, वो भी दबाव में रहता था। पिछले 3-4 साल से काम नहीं हो पा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, और ये अभी के ही प्रधानमंत्री नहीं, 1980 ईस्वी से चल रहा है इंदिरा आवास योजना, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम हो गया। केंद्र और राज्य सरकारें पैसा देती हैं, लेकिन वो पैसा जो लास्ट माइल डिलीवरी होता है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना होता है, वो काम तो स्थानीय लोगों का है, स्थानीय प्रतिनिधियों का है। तो हम देख रहे हैं कि न ही सिटी डेवलपमेंट है, न ही जो सोशल प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें गरीबों की मदद की जाती है, चाहे आवास हो, चाहे शौचालय हो, चाहे पीने के पानी, घर घर नल की व्यवस्था हो, जितने भी सामाजिक कार्यक्रम हैं वो सब फेल हैं। आप पत्रकार हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, एक भी सक्सेसफुल नहीं होता है। किसी भी वो मुझे 5 ऐसा मकान नहीं मिलेगा जो प्रधानमंत्री आवास योजना के मार्फत मिले हों, जबकि प्रधानमंत्री ने कमिट किया था कि हम 2022 तक सबको मकान दे देंगे। इस मामले में कम से कम प्रधानमंत्री की तो गलती नहीं है, और 1000 जगह लोग आलोचना कर लें, उन्होंने फंड तो दिए। तो हमारे स्थानीय लोग, ये कैसे लोग हैं, ये कैसे लोगों को हम चुन रहे हैं जो अपने ही शहर के गरीब लोगों को मकान नहीं होने देना चाहते हैं। अपने जेब से तो पैसा लगना नहीं है, बिल्कुल, जमींदारी का पैसा तो है नहीं, बिहार सरकार का पैसा है, भारत सरकार का पैसा है। तो सिर्फ सही लोगों को चिन्हित करके, उनके कागज को तैयार करके और सिस्टम में डालना है, एक प्रॉपर डेटाबेस बना के कि सही लाभान्वित को लाभ मिल जाए। हमारे प्रतिनिधि इस काबिल भी नहीं है। तो मैं वही बोलता हूँ, नगर की जिम्मेदारी है नगर निकाय की, एक व्यक्ति की नहीं। और नगर निकाय जो है वो एज ए संस्था अभी तक मैं देख रहा हूँ ये फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। होता है ना, कंपनी जो फ्लॉप हो जाती है, घाटे में रहती है, मुनाफे में नहीं जाती, वैसे ही जो नगर निकाय है, अपना मधुबनी नगर परिषद था अभी तक, ये एक फेल्ड है। ये नेताओं को, राजनेताओं को, बिचौलियों को, पदाधिकारियों को तो बहुत ही मालामाल कर देता है, लेकिन शहर बेचारी हमारी वहीं के वहीं रह जाती है। क्योंकि इस बार सरकार ने एक नीतिगत फैसला लिया कि अब जो है वो मेयर, डिप्टी मेयर, पार्षद, मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद तीनों का चुनाव जनता करेगी। तो मेरे जैसे लोग जो सेटिंग के बिजनेस में नहीं जा सकते हैं, हम ये सोच रहे हैं कि लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट करके, सीधा संवाद करके और बताएं कि देखिए, अगर टीम सही होती है, व्यक्ति कुछ नहीं करता है, संगठन करता है, टीम अच्छा काम करती है। तो अगर नगर निकाय जो बीमार है, नगर निगम जो बीमार है, अगर इसको हम लोग स्वस्थ कर देते हैं, इसको दौड़ने वाला बना देते हैं, इसमें ऊंच नीच सही गलत का पहचान करने लगे ये संस्था, इस काबिल बना देते हैं, तो मधुबनी की हालत अपने आप सुधर जाएगी। तो इसी कारण से मैं चुनाव में हूँ। एज एन इंस्टीट्यूशन जो नगर निगम है उसको दुरुस्त करना है। अगर मधुबनी की जनता आपको मेयर चुनती है, चूँकि उम्मीदवार तो बहुत सारे हैं, 2 दर्जन से अधिक उम्मीदवार हैं अभी मैदान में जी। आज नाम वापसी की अंतिम दिन है, देखते हैं कौन कौन लोग नाम वापस लेते हैं। बावजूद उसके हमको लग रहा है 2 दर्जन के करीब लोग रहेंगे जी। इस 2 दर्जन में आप अपने आप को कहाँ मजबूत मानते हैं? देखिए, मैं वो उम्मीदवार हूँ, हर शहर में, हर जगह में पॉलिटिक्स में लॉबी चलता है। मधुबनी में एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है, उस लॉबी का नाम है प्रॉपर्टी लॉबी। वो मधुबनी की राजनीति चलाते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी लॉबी है, इनका प्रोडक्टिविटी नील बट्टा सन्नाटा है। होता है ना कि आप कुछ काम करते हैं तो कुछ प्रोड्यूस करते हैं, और उस प्रोडक्शन से कुछ रिजल्ट होता है, 4 आदमी को बेनिफिट होता है, 4 आदमी को बेनिफिट होता है, आर्थिक बेनिफिट होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है वहाँ का ऊधो का लेना और माधो को बेच देना, ये काम है प्रॉपर्टी का। बुरा काम नहीं है, इनेबलर का काम है प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट का काम ख़राब नहीं है। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग लॉबी है जो कि प्रॉपर्टी के बिजनेस में है। और मधुबनी नगर निकाय जो है, नगर निगम जो है, इसका काम है मधुबनी की प्रॉपर्टी की देखरेख करना, है ना। मधुबनी की जो ज़मीन है, नाले हैं, सड़क है, पार्क है, जो अब विस्तारित क्षेत्र हो गया है, तो जो पंचायत हो गए हैं आसपास के, उनके तालाब, उनके पंचायतों की ज़मीनी, सबका मालिक हो जाएगा नगर निगम। बहुत ऑलरेडी नगर निगम में भ्रष्टाचार नगर परिषद में इतना था कि इसके बहुत सारे ज़मीन कब्जा कर लिए गए हैं। तो जो सभी प्रॉपर्टी के बिजनेस में अधिकांश लोग हैं, उनका एक लॉबी है जो इस इलेक्शन में है। बहुत सारे उम्मीदवार हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा। वो एक फंक्शन है जो काम कर रहा है, कुछ पॉलिटिकल लोग काम कर रहे हैं। तो मैं सबको शुभकामनाएं हैं। मैं किसी लॉबी का हिस्सा नहीं हूँ,
ना मैं किसी पॉलिटिकल लॉबी का हिस्सा हूँ, ना मैं किसी प्रॉपर्टी लॉबी का हिस्सा हूँ। मेरे नज़र में मेरा शहर है। मैं अगर नौकरी छोड़ के आया तो ये आइडिया ये था कि मधुबनी के लिए काम करना है। यहाँ के 500, 1000, 2000 लड़कों को अगर नौकरी भी देने में, दिलवाने में मदद करूँ तो एक परिवर्तन होगा, पॉजिटिव परिवर्तन होगा। तो मेरे चुनाव का भी की जो यात्रा है उसका अर्थ यही है। लोग कहते हैं कि नहीं कुछ बदलेगा, तो मैं नकारात्मक आदमी नहीं हूँ। अगर इरादे हों बुलंद तो सब कुछ बदल सकता है। तो मेरे इरादे बुलंद हैं। मैंने बड़े डिफ़िकल्ट चैलेंजेस लिए हैं। जब मैंने कहा वो राष्ट्रीय कंपनी में काम करते हैं तो 100-150 करोड़ के छोटे छोटे प्रोजेक्ट ही माने जाते हैं, तो मैंने बड़े प्यार से किए हैं। और मधुबनी नगर निकाय जिसका कि काम मधुबनी शहर जो 12-15 किलोमीटर का है, इसको वेल मैनेज करना है। मुझे लगता है ये चैलेंज को मैं बड़े प्यार से देखूँगा। 5 वो काम बताइए जो आप चुनाव जीतने के बाद आपके तरफ से किया जाएगा और लोगों को दिखेगा। चूँकि दावे लगातार किए जा रहे हैं मधुबनी के डेवलपमेंट को लेकर के, मधुबनी के विकास को लेकर के, सभी उम्मीदवारों के अपने अपने दावे हैं। रणधीर झा वो कौन सा 5 काम करेंगे जिससे आम लोगों को या बाहर से, देश विदेश से आने वाले सैलानियों को ऐसा दिखेगा कि ये हकीकत में पर्यटक स्थल है और ये मिथिलांचल की हृदय स्थली है? 5 वो काम। देखिए, काम तो नगर निकाय का वही है, वही 5, 6, 7 काम हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। लेकिन आपने क्योंकि बड़ी मन से ये सवाल पूछा है तो मैं मन से आपको जवाब देता हूँ। जो सबसे पहला काम है कि अभी तक मेरा अनुभव है इस 7-8 साल का, 2014-15 के बाद से का, नगर निकाय मधुबनी चला रही है। बिल्कुल। और नगर निकाय क्या है? नगर निकाय मधुबनी के लोगों की संस्था है। तो नगर निकाय से मधुबनी के लोग गायब हैं और कुछ इंटरेस्ट ग्रुप है जो नगर निकाय चलाता है। तो मेरा पहला काम होगा कि लॉबी माफिया मुक्त नगर निगम बनाना। नगर निगम मधुबनी को नहीं चलाएगी, मधुबनी के लोग नगर निगम को चलाना शुरू करेंगे। तो ये पहला काम होगा। और इसमें मेरे कहने का मतलब कि ट्रांसपेरेंसी जो होती है, पारदर्शिता जो होती है, वो बहुत ज़रूरी है। डिसीजन मेकिंग में लोगों की सहभागिता बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो पहला काम मैंने कहा कि ये लोगों की संस्था बनेगी। दूसरा मैंने कहा कि 45 वार्ड है और हर वार्ड में लगभग समस्या तो आइडेंटिकल है, एक ही जैसा है, लेकिन किसी का ज्योग्राफी अलग है, किसी में नाला पतला है, किसी में रोड चौड़ा है, हर का अलग, और हर मोहल्ले की थोड़ी थोड़ी अलग अलग समस्या है। और उस समस्या का जो समाधान है वहाँ के स्थानीय लोगों को पता है। बिल्कुल। दिक्कत है कि उन स्थानीय लोगों को डिसीजन मेकिंग में कैसे इन्वॉल्व किया जाए। तो अगर आप नगर निकाय के कानून के मुताबिक ही ना चलिएगा, तो नगर निकाय कानून की धारा 30 कहती है कि हर वार्ड में एक एम्पावर्ड वार्ड कमेटी का गठन होना चाहिए। जो शहर में आप सुनते होंगे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, RWA टाइप सुनते होंगे, तो आप कई शहरों में है भी। अपने यहाँ नहीं है, अपने यहाँ जो मन होता है एक बार जीत जाइए, उसके बाद वार्ड कमिश्नर का जो मन होता है सो करता है। उस कल्चर को ख़त्म करना है। चुनाव अगर मैं जीतता हूँ और मधुबनी के लोग मुझे अगर आशीर्वाद देते हैं तो प्रथम 45 दिन का काम होगा कि 45 के 45 वार्ड में वार्ड डेवलपमेंट कमेटी का गठन हो जाए, WDC का गठन हो जाए। उसमें 10 उधर के उस वार्ड के सम्मानित लोग, अलग अलग क्षेत्रों का एक गठन हो, और उसका जो हेड हो वो वहाँ के वार्ड कमिश्नर जो चुने हुए वो हों। तो फिर जो फीडबैक होगा वो पब्लिक का फीडबैक होगा, नगर निगम के पास सही से जानकारी पहुँचेगी। तीसरी बात मैंने कहा कि हम लोग जान नहीं पाते हैं कि फंड हमारा रिटर्न हो जाता है। एजुकेशन का फंड हो, ये बहुत बड़ी समस्या है। हेल्थ की फंड हो, केंद्र सरकार बहुत पैसे देती है, राज्य सरकार शहर विकास के लिए बहुत पैसे देती है। तो हम इतने इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, सॉरी माफ़ करिएगा मैं निकम्मा शब्द यूज़ कर रहा हूँ, हमारे जो लोग हो जाते हैं। और जो मैं देख रहा हूँ पिछले 15-20 साल से, मतलब कोई आप मुझे पैसा दीजिए, कहिए कि आप अपने घर में लगा लीजिए, तो मैं पागल ही होऊंगा ना जो आपका पैसा आपको वापस कर दूंगा और अपना घर ठीक नहीं करूंगा। तो मधुबनी के लोगों को दिल्ली वाले पैसा देते हैं, पटना वाले पैसा देते हैं कि आप सड़क बढ़िया बनाइए, आप हेल्थ में अच्छा काम करिए, आप एजुकेशन में अच्छा काम करिए। और यहाँ के लोग वही, मैंने कहा कि एक तो इंटरेस्ट ग्रुप है, लॉबी, ज़मीन पे नज़र है, तालाब पे नज़र है, ये बेच दो, ठेकेदारी पे नज़र है। तो जो जनता, गरीब लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट काम है वो काम मिस कर जाता है। तो मेरा काम है, जो मैंने कहा कि नगर निकाय को कॉम्पिटेंट बनाना। वो कैसे बनेगा? अधिकारी, अब ये 3rd रैंक पे आया मैं, अधिकारी जो कार्यपालिका है, जो सिटी कमिश्नर बन के आएंगे,
उनके मन का हम नहीं चलने देंगे। ये फाइनल है। मैं अगर बनता हूं मेयर तो नगर निकाय वो काम करेगी जो मधुबनी की जनता चाहेगी, वो काम नहीं होगा जो पटना वाले ऑफिसर आएंगे और अपना मन से इंपोज करेंगे। नहीं समझे? तो जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाएगा और हमारे और आज्ञा को उनको मानना पड़ेगा। हम एक डेडलाइन बनाएंगे और वो करेंगे। 3 हुआ। चौथा मैंने कहा कि मैं एक मोटा मोटा बता दूं कि नाला पानी ये सब जो है वो है काम, वो हमारी हाँ वो सब जिम्मेदारी है। वो सब लोग कह रहे हैं और वो तभी होगा जब ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल बनेगी। चौथा काम मैं बोलूं आपको कि थोड़ा सा अधिकार क्षेत्र से आगे जाने की बात है, लेकिन मधुबनी में ट्रैफिक की बहुत बुरी हालत है। बहुत बुरी हालत है। यहाँ पे पार्किंग नहीं है, ऑटो रिक्शा हैं, बैटरी रिक्शा हैं, लोग के पास मोटरसाइकिल बहुत है, कार बहुत नहीं है। कार बहुत नहीं है। उसी पतले से इस रोड में आप देखेंगे ट्रक भी जा रहा है, बस भी जा रही है, एम्बुलेंस भी फंसी, बच्चों के छोटे छोटे बच्चों का स्कूल भी जा रहा है। मतलब हम लोग जब वाटसन हाई स्कूल में पढ़ते थे तो जैन कॉलेज से वाटसन हाई स्कूल पैदल आते थे। आज मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने बेटे को बोलूं कि जाके बाजार से सामान ले आओ, इतना ट्रैफिक का बुरा हालत रहता है। तो वैसे तो ट्रैफिक जिम्मेदारी है बिहार पुलिस की कि उस पर ध्यान रखना, लेकिन सड़क तो नगर निकाय का बहुत सारा है, नाला तो नगर निकाय का है, पार्किंग नगर निकाय का है, नियमावली नगर निकाय का है। तो मैं जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, बिहार पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, विभिन्न चालक संघ जो हैं उनके लोग, क्योंकि उनकी सहभागिता चाहिए, मधुबनी के बुद्धिमान बुद्धिजीवी लोग और जो नगर निकाय है, ये चारों आदमी मिलके 3 से 4 महीने में प्रयास रहेगा कि एक बहुत ही मजबूत ट्रैफिक नियमावली बने। कि जो हमारा बिजनेस सेंटर है, जैसे कि चूरी बाजार साइड आप जाएंगे, कभी भी दुकान है, सारा बिजनेस होता है, लेकिन जाम रहता है, तो जाम से बिजनेस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो सब लोगों को सहभागिता करके एक फिक्स्ड ट्रैफिक नियमावली बने, जो जगह उपलब्ध हो वहाँ पार्किंग सेंटर बने, कड़ाई का इस्तेमाल हो, पार्किंग जो नॉन पार्किंग एरिया में करने पर कुछ अगर रसीद काटना हो, कुछ कटना हो तो वो हो। तो पार्किंग एक चौथा क्षेत्र है। और 5वां मैंने कहा सफाई। यहाँ का उठा के वहाँ फेंक देना सफाई नहीं है। बिल्कुल। और स्वच्छ सब कुछ हो जाते हैं अगर सफाई बढ़िया से होता है। तो 5वां जो सफाई कर्मचारी है, जिनकी जिम्मेदारी है मधुबनी को साफ रखना। कितना भी आप हल्ला कर लीजिए, कोई शहरी तो नहीं जाता है झाड़ू लगाने, नाला तो साफ वही लोग करते हैं जो नाला कर्मचारी हैं, बेचारे दलित वर्ग के लोग होते हैं। हमने इनको क्या दिया? 3000-4000 रुपया ठग लेते हैं इनको, हम ठेकेदारी के बदौलत इनको छोड़ दिया है। तो अगर हम इनको सामाजिक सुरक्षा देते हैं, इनको मिनिमम न्यूनतम तनख्वाह इनका फिक्स करते हैं 8000-10,000 एजेंसी के थ्रू ही, अगर हम नहीं डायरेक्ट रिक्रूट कर सकते हैं तो इनको हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं, इनको लाइफ इंश्योरेंस देते हैं कि काम के दौरान अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो 10 लाख का इंश्योरेंस हो, अगर कोई बीमार पड़ जाए, नाला का काम करते हैं, गंदगी का काम करते हैं तो इनको वो मिले। इनके बच्चों के स्कूल में अगर पढ़ने वाला अंग्रेजी में हो तो उसके वजीफ़ा एजुकेशन बहुत फंड देती है सेंट्रल और स्टेट, तो एडजस्ट किया जा सकता है कि सफाई कर्मचारी के बच्चों को पढ़ाने का काम अगर हम कर सकते हैं। तो 5वां काम है जो मधुबनी को साफ रखने के जो सिपाही हैं, स्वच्छता के जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, वो दलित वर्ग के लोग हैं, इनके जीवन स्तर को सुधारना। ये अगर बुलंद रहेंगे तो हमारा मधुबनी साफ रहेगा। तो मोटा मोटा मैंने 5 काम बताया आपको। साफ पानी, जल पीने का पानी नहीं, ये कहते हैं जल संकट, ये सब गंभीर है, गंभीर बात है। ये छिछली बातें नहीं है, शैलो बात है कि हम पानी ठीक कर देंगे, हम नाला ठीक कर देंगे, ऐसे नहीं होता है। आपको ज्योग्राफी समझना पड़ेगा, टोपोग्राफी समझना पड़ेगा, विशेषज्ञों को लाना पड़ेगा। शहरी जो हैं, जो मेरे बाप दादा उम्र के हैं, जिनको मधुबनी मालूम है, उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर इरादे नेक हों और योजनाबद्ध तरीके से काम करें, मेरे पास कोई जादुई छड़ी नहीं है कि मैं बैठूंगा और 3 महीने में आप हमको गाली देना शुरू कीजिए, रणधीर जी कहाँ को सुधरा, नहीं। 5 साल का एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे कि हर 6 महीने में हमको क्या क्या अचीव करना है, और हम देखेंगे कि 5 साल तक नगर निकाय अपने पटरी पर आ जाएगी, अगर मुझे आशीर्वाद मिलता है तो। इन 4-5 मुद्दों के साथ रणधीर जी चुनाव में है, लेकिन इसके अलावा जो आम शहरियों के ज़बान पर है, चाहे वो नाले की समस्या हो, ट्रैफिक की समस्या हो और अतिक्रमण की समस्या हो। अभी तो जल संकट भी शुरू है, जल संकट पर भी बात हो ही रही है, लेकिन अतिक्रमण एक अभिशाप बन गया है मधुबनी के लिए। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो ये जो अतिक्रमणकारी है उस पर क्या कार्रवाई होगी? देखिए, कहते हैं कि कोई भी चीज़ को आप ऐसे ब्लैक एंड वाइट में नहीं देखते हैं। मधुबनी में अतिक्रमण के बहुत प्रकार हैं। गरीबों के अतिक्रमण, कोई गरीब लोग भी कहीं पे झुग्गी बना लेता है,
कहीं पे कोई ठेला लगा के दुकानदारी भी कर रहा है, सड़क पे दुकानदारी लगा रहा है, किसी ने नाले को कब्जा कर लिया है। मधुबनी में बड़ी सामाजिक एकता है। अगर अतिक्रमण की बात हो तो क्या दलित, क्या अग्रे, क्या सवर्ण, क्या अल्पसंख्यक, पूरा सामाजिक एकता है, सब मिल के अतिक्रमण करते हैं। तो ये कोई एक वर्ग विशेष की समस्या नहीं है, ये पूरा सामाजिक ताना बाना है। नगर निकाय को सबको साथ लेकर के कुछ ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा कि जो नगर निगम की जो संपत्ति है वो पहले नगर निगम के कंट्रोल में आए। नगर निगम की बहुत सारी संपत्ति पर कब्जाधारियों ने कब्जा कर लिया है। प्रशासन का सहयोग चाहिए उसमें, साथ ही साथ आम शहरी का भी सहयोग चाहिए। हमको शहर इसलिए खोलना पड़ेगा क्योंकि अब शहर अगर बड़ा होगा तो ट्रैफिक बड़ा होगा, गाड़ी की संख्या बढ़ती जा रही है। आज से 5 साल पहले बैटरी रिक्शा नहीं था, अब हज़ारों बैटरी रिक्शा है, वो हमारे सड़क पर दौड़ती रहती है। अब उनके लिए पार्किंग का व्यवस्था नहीं होगा, कहाँ होगा? तो जो उपलब्ध ज़मीन है उसी पर होगा। तो मैंने कहा कि अतिक्रमण को ऐसे मैं लंबा लंबा फेंक के नहीं बोल सकता कि मैं 6 महीने में हटा दूंगा। इसमें जो टेक्निकल प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ किस किस ने अतिक्रमण किया है, उसको हम कैसे वापस रिकवर कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि क्योंकि मैं किसी लॉबी का हिस्सा नहीं हूँ, मेरा काम प्रॉपर्टी बेचना नहीं है, मेरा ध्यान मधुबनी नगर निगम की संपत्ति पर नहीं है, मैं स्कूटी पर चलने वाला व्यक्ति हूँ, 5 साल भी स्कूटी पर ही रहने का मेरा इरादा है। तो मधुबनी के लोगों ने अगर आशीर्वाद दिया तो जो अतिक्रमण की समस्या आपको दिख रही है वो दिखनी बंद हो जाएगी, ये मेरा वादा है आपसे। स्कूटी पर आप चलेंगे, बॉडीगार्ड अगर आपको मिलेगा तो फिर तो दिक्कत होगी, फिर तो आपको 4 व्हीलर पे आना होगा। नहीं, नगर निकाय में वही बात है ना, लोग समझते नहीं है बात को। मैं यही बोल रहा हूँ कि इस चुनाव को एक मेला बना दिया है। इस चुनाव को ऐसे लड़ा जा रहा है जैसे मंत्री बनने वाले हैं। पता नहीं बिहार पुलिस क्या कर रही है, मधुबनी में ट्रक का ट्रक दारू आ रहा है और बांटे जा रहे हैं। लेकिन ये चुनाव में जो मेयर हैं उनको कोई सुविधा नहीं है। अब जरा नगर निकाय वही लोग पढ़ता नहीं है, उनको सिर्फ 30,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी। मेयर अपने शहर के किसी मोहल्ला के निवासी हैं, शायद उनको घर भी नहीं है, कोई उनको सुविधा नहीं है। उनके पास समाज की शक्ति है। आप और हम और जो मधुबनी का 1,23,000 लोग हैं, उनका जो बाहुबल है वो उनके कंधे पर है। सुविधा नहीं है तो मैं क्या करूं? आपकी शक्ति को बेच दूं, उसका धंधा कर लूं सुविधाओं के लिए, या फिर मैं देखूं तो मुझे 5 साल में 60 महीने होते हैं, 30,000 के हिसाब से 18 लाख रुपए मुझे मिलेंगे। 18 लाख में तो मैं मध्य वर्ग का आदमी हूं, मैं 3-4 लाख खर्चा करूंगा। मेरा बेटा स्कूल में पढ़ता है, मेरा घर भी है, मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूं। तो मैं चुनाव को इसलिए मैंने लो प्रोफाइल रखा है और लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि चुनाव के दिन 5,000 रुपया खर्चा करेगा। आवास योजना में पहला इंस्टॉलमेंट ऑफिस खर्चा 15,000 लेगा, तो 3 गुना अधिक तो तुमसे ले लिया। चुनाव के दिन तुम फेस्टिवल करो, मौज करो, लड़के सब इधर उधर मोहल्ले खूब अय्याशी हो रही है। काम के बारे में मैंने कहा मेरा एक और बहुत महत्वपूर्ण वादा है जो मधुबनी के लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे मधुबनी के जनता का आशीर्वाद मिलता है तो मैं एक जो शब्द है, अश्लील शब्द ऑफिस खर्चा, इसको ख़त्म कर दूंगा मधुबनी से। नगर निकाय का कोई कर्मचारी, पदाधिकारी या कोई भी वार्ड कमिश्नर, पार्षद, नगर निगम के से जुड़े हुए कोई भी लोग, बिचौलिया, अगर किसी भी आम जनता से उसने शब्द ले लिया कि ऑफिस खर्चा लगेगा और हमारे कान तक पहुंचता है एज ए मेयर के तौर पर, तो मैं 48 घंटे में उस व्यक्ति पर FIR कराऊंगा और पूछवाऊंगा कि बता किस किस ने मांगा ऑफिस में खर्चा। तो ये मेरा बहुत बड़ा वादा है। ऑफिस खर्चा वाला सिस्टम बंद होगा। शौचालय के, आवास के और भी जो सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं जो मिलती हैं गरीब लोगों को, उसमें किसी गरीब को कमीशन नहीं देना पड़ेगा। चाहे इसके लिए मुझे जितनी ताकत लगानी पड़े मैं लगाऊंगा, जिस ब्यूरोक्रेसी से लड़ना पड़े, मंत्रालय से लड़ना पड़े, राज्य सरकार के सत्ताधारी दल से लड़ना पड़े, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। मधुबनी में 0 ऑफिस खर्चा होगा, ये मेरा वादा है। ये तो ज़बरदस्त वादा है, चूँकि ऑफिस खर्च के नाम पर मधुबनी के लोगों का जो दोहन हो रहा है और या आने वाले समय में जो होगा, इस पर भी बात होगी। चूँकि आप कह रहे हैं कि एक भी ऑफिस खर्चा नहीं होगा, कुछ उम्मीदवार कह रहे हैं जो गरीबों से पैसा मांगेगा उसका बेटा मर जाएगा।
नहीं, मैं नहीं जानता हूँ आप किस उम्मीदवार की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर मैंने बोला कि इस चुनाव में जो एक उम्मीदवार खुले तौर पर ये बात बोले हैं कि जब मैं चुनाव जीत के आऊँगा, जिस तरह आपके दावे हैं वो दावे कर रहे हैं कि अगर मैं चुनाव जीत के आया और पहली जो बोर्ड की बैठक होगी उसमें मैं खुले तौर पर कह दूंगा कि जो भी ऑफिस खर्चा के नाम पर या प्रधानमंत्री आवास योजना या शौचालय के नाम पर या वृद्धा पेंशन के नाम पर पैसे लेंगे उनका बेटा समाप्त। 34 बीघा जमीन मधुबनी नगर निगम का कब्जा हो गया है। ये तो लंबे समय से है। आरटीआई का रिपोर्ट है मेरे पास। 34 बीघा जमीन मधुबनी नगर निगम का कब्जा है। और ज़मीन के धंधे में जो हैं वो शौचालय से पैसा क्यों वसूलेंगे? उनको तो 2 बीघा ज़मीन बेचना है 5 साल में। उनको तो नगर निगम सरकारी सिर्फ 2 बीघा ज़मीन बेचना है। मैंने क्या बोला? मधुबनी नगर निगम की जिम्मेदारी है मधुबनी के संपत्ति की देखरेख और उसकी रक्षा करना। और जो संपत्ति बेचने के धंधे में है वो मधुबनी नगर निकाय पर कब्जा करना चाहते हैं। तो शहर में तो अब 10 तालाब बचा हुआ है, विस्तारित क्षेत्र है। रांटी, मंगरौनी, भच्छी, सप्ता, जगतपुर, जितवारपुर, मारेर, पिलखवार, ये सब गांव है। इस सब गांव में तालाब बचा हुआ है। तो एक तालाब अगर देखिए 20 बीघे का और अगर वो बिक जाता है तो ऑफिस खर्चे की क्या ज़रूरत है? वो सही कह रहे हैं। तो जो जल संकट है उसको 5 गुना ज़्यादा कर देंगे। मधुबनी का जो ज़मीन अतिक्रमण आपने मुद्दा बनाया तो आपको पता चलेगा कि अगले 5 साल में 34 बीघा जो ज़मीन अतिक्रमण था वो 44 बीघा अतिक्रमण की बात हो रही है। क्योंकि वही बोला ना, निजी हितों की टकराव। अगर आप उद्योग चलाते हैं और आप एमपी हैं तो आपको केंद्र सरकार में उद्योग मंत्री नहीं मिलेगा, क्योंकि ये निजी हितों का टकराव हो जाता है। तो जो घोषित रूप से प्रॉपर्टी के बिजनेस में हैं वो घोषित रूप से मधुबनी की प्रॉपर्टी को संभालने वाले संस्था को चलाना चाहते हैं, क्योंकि उनका मुख्य धंधा प्रॉपर्टी है। तो वो तो प्रॉपर्टी बेचेंगे तो वो तो सही में बोल रहे होंगे, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। बहुत लोग लाइसेंस धारी भी धंधा करते हैं, जो लाइसेंस धारण किए हुए हैं बिहार सरकार से कि वो लाइसेंस के थ्रू ही प्रॉपर्टी का धंधा करते हैं, उसको आप कैसे गलत ठहराएंगे? कानून तो मैं थोड़ा सा जानता हूँ। प्रॉपर्टी बेचने का ऐसा कोई लाइसेंस होता नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं होता। आप एक कंपनी खोल सकते हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कंपनी ही मैं वही बोल रहा हूँ। आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल सकते हैं, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोल सकते हैं। तो जिन्होंने ये धंधा किया है और जो उम्मीदवार हैं और जो प्रॉपर्टी के बिज़नेस में हैं, और अगर वो बिज़नेस और वो कह रहे हैं कि मैं कंपनी से धंधा करता हूँ, तो अपने कंपनी का बैलेंस शीट पब्लिक कर दें कि पिछले 5 साल में इस कंपनी से कितना धंधा किया है और उनका एक्सपेंडिचर क्या है, चुनावी एक्सपेंडिचर क्या है। ये झांसा देने से नहीं चलेगा, समझे ना। यहाँ कोई मधुबनी बड़ा बौद्धिक शहर है। यहाँ पानी के अंदर में मछली क्या बोलती है लोग समझते हैं, समझे ना। तो गोलीबाजी से काम नहीं चलेगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप चलाते हैं प्रॉपर्टी बेचने में, तालाब बेच देते हैं, ये सब नहीं चलेगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ, जो धंधे में है मधुबनी के संपत्ति को हड़पने में, गरीब लोगों का घर के सामने के सड़क को हड़प लेते हैं, तालाब को चारों बगल से बाउंड्री करके धीरे धीरे भर के शादी का भवन बना लेते हैं। ऐसे लोग तो ऑफिस योजना छोड़ देंगे, क्योंकि उनकी निगाह ही कहीं और पर है। आप समझिए ना बात को। कौन सा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है अपना, अगर है तो बैलेंस शीट पिछले 4 साल का पब्लिक कर दें कि मैंने इतना टर्नओवर किया है, इतने पर मैंने टैक्स दिया है। आप अगर कंपनी चलाएंगे तो 30% कॉर्पोरेट टैक्स है ना, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को टैक्स देना पड़ता है। आप अपना टैक्स स्टेटमेंट पब्लिक कर दीजिए कि मैंने 200 करोड़ का धंधा किया है, उसमें मुझे 50 करोड़ फायदा हुआ है और उस 50 करोड़ पे मैंने ये 30% टैक्स दिया है। अब तो आप पब्लिक के आदमी होने जा रहे हैं, जनता के आदमी होने जा रहे हैं। तो आप जो अपना स्टेटमेंट है, जो ज़मीन का काम है, देखिए ज़रूरी नहीं है स्टेटमेंट देना, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, क्योंकि ये निजी हितों का टकराव है। नगर निकाय का काम है मधुबनी नगर के संपत्ति को देख रेख और रक्षा करना, और जो संपत्ति बेचने के धंधे में है उनकी पूरी की पूरी निगाह सिर्फ मधुबनी के गिरमजरुआ, सरकारी, नगर निकाय, दरभंगा महाराज की ज़मीन, तालाब, इन ज़मीनों पर है। इसीलिए तो खुट्टा लेके खड़ा हूँ सर। मधुबनी की रक्षा तभी होगी जब यहाँ का कोई स्थानीय लड़का खड़ा हो जाएगा कि ये सब नहीं चलने दूंगा। वैसे तो सभी उम्मीदवार स्थानीय हैं, लेकिन स्थानीय होने का दावा रणधीर जी का भी है। आपको नहीं लग रहा कि इस चुनाव में जो है व्यक्तिगत लोगों को नहीं हो करके पब्लिक की बात होनी चाहिए, मधुबनी के विकास की बात होनी चाहिए। अधिकांश लोग व्यक्तिगत हो रहे हैं, क्योंकि आप बुद्धिजीवी भी हैं, शिक्षित भी हैं। बिल्कुल। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए, चुनाव मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए।
चुनाव मधुबनी की समस्या, अभी आपने मुझसे पूछा 5 समस्याएं क्या हैं, क्या काम करेंगे, समस्या है करेक्ट। तो मैं इस इंटरव्यू का जो पहला 15 मिनट है तो हम मधुबनी की ही बात कर रहे हैं, फिर क्योंकि आप ही ने पूछा कि लोग कह रहे हैं तो मैंने उन लोगों का प्रोफाइल बता दिया। वैसे मेरी कोई रुचि नहीं है किसी उम्मीदवार में, मुझे मेरे खुद में रुचि है, नगर निकाय कानून में रुचि है, कैसे कैसे फंड आ रहे हैं मैं उसको समझने का प्रयास कर रहा हूँ, और जो वर्किंग स्ट्रक्चर है नगर निकाय का, जो काम करने का तरीका है, जो फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, क्यों फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। 200 करोड़ का बजट है, इस संस्था में 5 आदमी है काम करने वाला। बिल्कुल 5 आदमी को मिलकर तुम कहिएगा रोड भी बनाओ, ये भी करो, वो भी करो, तो जो पदाधिकारी हैं सिटी कमिश्नर, वो मीडिया में स्टेटमेंट दे देते हैं कि 4 दिन में ठीक हो जाएगा पानी, और फिर वो सो जाते हैं। उनको मालूम है कि उनके पास 12 आदमी है काम करने के लिए, ये काम होगा नहीं। 12 ही आदमी है काम करने के लिए, कर्मचारी मिला के 12 आदमी मिलकर क्या कर लीजिएगा आप ही। एक मीडिया हाउस नहीं चलता है 12 आदमी से, और उनको पूरा शहर चलाना है। सो आई एम सेइंग, किसी भी व्यक्ति के पास जिसके पास संगठनात्मक अनुभव नहीं हो, जो किसी संगठन को नहीं चलाया हो, ऑर्गेनाइजेशन को, हायरार्की नहीं समझता हो, पोस्ट वाइज क्या होता है ऊपर नीचे, टाइम बाउंड डिलीवरी नहीं समझता हो कि किसी भी काम को तब तक पूरा नहीं करेंगे जब तक एक लक्ष्य न बनाएं, और एक बड़ा लक्ष्य तब होगा जब छोटे छोटे लक्ष्यों में डिवाइड न करें। तो जो फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस संस्था की है, फंक्शन ही आप नहीं समझते हैं तो लंबा लंबा वादा करने में तो कुछ जाता नहीं है। करिए। दिक्कत है क्या कि आप तो मल्टीनेशनल कंपनियों से गुजरते हुए मधुबनी की ओर आए हैं, तो आपको पता है कि वहाँ टाइम बाउंडेशन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी में, कि आपको इस काम को इतने टाइम बाउंडेशन में करना है, ये टीम है और टीम वर्क के साथ करना है। क्योंकि ये मधुबनी है, छोटा सा शहर है, लगातार चुनावी सरगर्मियाँ तेज है, बिल्कुल लोगों के बीच आप जा रहे हैं। अंतिम सवाल होगा कि लोगों का क्या रिस्पांस है आपके प्रति, और आप लोगों से क्या उम्मीद लगा रहे हैं, लोगों से क्या अपील करेंगे आप? देखिए, आपने कहा कि आपका कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, कॉर्पोरेट टाइम काम नहीं होता है। मैंने पहले बोला था इंदौर शहर पिछले 15 साल से नंबर 1 है, लगातार नंबर 1 है, और अगले 15 साल वो लगातार नंबर 1 रहने वाला है। इंदौर शहर को 9 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जर्मनी से मिलता है। कार्बन एमिशन कार्बन को वो उत्सर्जन बचाते हैं और वो पॉइंट देते हैं जर्मनी को। जर्मनी ने 9 करोड़ रुपए दिए, रेवेन्यू है उनका। तो मैं बोल रहा हूँ कि कॉर्पोरेट कुछ नहीं होता है, आपको कुछ काम है आपके पास, उसके लिए आपके पास फंड है, संसाधन है, उस संसाधन का सदुपयोग करना है और एक निश्चित प्लान बनाना है अपनी टीम के साथ, चाहे कॉर्पोरेट का लक्ष्य हो चाहे किसी सामाजिक लक्ष्य हो। तो काम करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए, तो काम वैसे ही होता है। नगर निगम मधुबनी का भी वैसे ही काम होता है। अब बात रही जहाँ तक मैं जनता से क्या रिस्पांस मिल रहा है, तो मैं एक धूर्त या कहें कि धूर राजनीतिज्ञ नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि सब लोग मेरा ही। आप जहाँ भी जाइए, उस एक व्यक्ति के पास 10 उम्मीदवार हैं तो 10 जा रहे हैं, और वो सब कह रहे हैं कि हम ही आपको समर्थन करेंगे। लेकिन डिफरेंस आता है बॉडी लैंग्वेज में, डिफरेंस आता है स्नेह में, प्यार में। कौन आपको कहता है कि आइए अंदर चाय पीजिए, 10 मिनट रुकिए ना मेरे साथ। तो मैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से, मेरा सामर्थ्य सीमित है, 1,23,000 बहुत बड़ा क्षेत्र है, जो मेरा टीम है, जो मैं छोटा सा हूँ, मैं पैदल स्कूटी से चलता हूँ, बोल रहा हूँ। सामर्थ्य के हिसाब से मैं जिस किसी भी लोग से मिलता हूँ, मुझे बहुत सम्मान, प्यार, आदर मिलता है। दूसरा बात, मेरा काम है अवेयरनेस करना, तो मैं अवेयरनेस करता हूँ छोटे लोगों को, गरीब लोगों को, जो सबसे डाउन हैं, अपने समाज के सबसे निचले तबके के लोग हैं, तो उनसे भी मुझे बहुत स्नेह और प्यार मिल रहा है। तो मैं गैर राजनीतिक व्यक्ति इस चुनावी समर में हूँ, और पिछले 1 साल से, क्योंकि चुनावी थोड़ा लंबा खिंच गया, पिछले 1 साल से लगभग मधुबनी के हर कोने के लोगों से मिलने का मौका मिला, और मुझे जितना स्नेह और आशीर्वाद मिला है, शायद 40-45 साल की उम्र तक नहीं मिला था, जितना पिछले 1 साल में मुझे आशीर्वाद मिला है। तो बाकी तो जनता बुद्धिजीवी है, जो भी फैसला करेगी आपको, हमको, सबको स्वीकार्य होगा। तो ये जनता पर छोड़ते हैं। मुझे बहुत प्यार और सम्मान मिल रहा है, और अगर ये प्यार और सम्मान कन्वर्ट हो जाता है तो 5 साल में आपको मधुबनी पहचान में नहीं आएगा। लोगों से आखिरी अपील क्या होगी आपकी? बंटिए नहीं, मधुबनी वाला बनने की आवश्यकता है। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, सोशल ग्रुप के नाम पे कान फूकने आते हैं लोग, बताते हैं कि उसको दे दीजिएगा तो वो जीत जाएगा। ये सब नहीं करना है। हम सब की समस्या एक है, हम सबको मधुबनी वाला बनना है। पानी भंगारा में लगता है तो वहाँ के मुस्लिम का भी पैर गीला होता है, BN झा कॉलोनी में लगता है तो वहाँ के ब्राह्मण का भी पैर गीला होता है। ट्रैफिक जाम अगर कोतवाली चौक पे होता है तो वहाँ के लोग को भी धुआं प्रदूषण के शिकार होते हैं, और अगर ट्रैफिक जाम अगर संकट टॉकीज पे तो होता है तो वहाँ के लोग भी शिकार होते हैं। तो हम सब एक हैं, हमारी समस्याएं एक हैं। इसका समाधान तभी संभव है जब हम और आप जात धर्म से ऊपर मधुबनी वाला बन जाएं, और मधुबनी वाला बन जाएंगे तो एक प्रॉब्लम जो है हमारा वो नॉक ऑफ हो जाएगा।
ये थे मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी रणधीर झा, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि मधुबनी नगर निगम में जो भी त्रुटियां हैं उनको कैसे ठीक की जा सकती है। विस्तार से चूँकि बातचीत हुई है, पूरी बात हम आपको यहाँ इंट्रो में बता नहीं सकते हैं। आप जब इस पूरे वीडियो को देखेंगे तब आपके समझ में आएगी कि मधुबनी के विकास को लेकर के किनके पास क्या विज़न है, किनके पास क्या ब्लूप्रिंट है और किसकी क्या तैयारी है। अब तो तय जनता को करना है, चूँकि 9 जून को मतदान है और 11 जून को मतगणना है और मतगणना के दिन 12 बजे दिन तक ये साफ हो जाएगा कि मधुबनी का प्रथम नागरिक, मधुबनी का मेयर कौन होगा। मधुबनी की जनता किसे अपना प्रथम नागरिक बनाती है और किसके सर पे मधुबनी मेयर का ताज देती है। कैमरा पर्सन सोनू कुमार मंडल के साथ मैं अखलाक सिद्दीकी, डेन न्यूज़, मधुबनी।